हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ सेल बायोलॉजी नया लेक्चर लेकर के। तो पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, लेकिन मेरी तरफ से तो गुड नाइट हो रही है। लेकिन हमेशा आपके जीवन में मॉर्निंग ही रहनी चाहिए, सुबह रहनी चाहिए, क्योंकि जो सुबह अपने साथ लेकर के आती है एक उम्मीद की नई किरण। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईसीआई नितिन एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो हमने क्या है कि सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अभी तक जो है हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और 6 लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ डिफरेंस पर ही आई है हमें। और डिफरेंस भी कितने देखें, सिर्फ 6 डिफरेंस देखें। और एक एक डिफरेंस को, एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरह से पढ़ते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उसको प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होंगे और उसको नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप ऐसा करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तब तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कभी खाना खाते हुए देख रहे हो उसको, कभी सोते सोते देख रहे हो उसको अगर आपने एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा है, तब तो फिर आपको पता ही अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट आपका भी होने वाला है और मेरा भी होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ चलना है, नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करने हैं। और आगे का काम तो अच्छी तरह से चल ही रहा है। तो हमने जो है अभी तक क्या देखा कि मेजर है कि 3 डिफरेंस देख लिए रेप्लिकेशन तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो चौथा डिफरेंस है। तो देखो, आप वैसे ही आपने जैसे कॉलम बना रखे हैं, तो वैसे ही चलते चलो। तो ये तो क्या था हमारा डिफरेंस वाला कॉलम, और ये था हमारा यूकेरियोटिक सेल। और ये चल रही है हमारी बात प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात है। हाँ, तो आज हम देखेंगे चौथा डिफरेंस। तो जो चौथा डिफरेंस है वो देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन समझते हो आप, अनुलेखन, हिंदी में बोले तो अनुलेखन। और ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको पढ़ा के रखा है सेंट्रल डोगमा, जो दिया कि उन्होंने था क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। और ये बार बार क्रिक आ रहा है, वाटसन भी आएगा बीच में, सेन वॉटसन भी आएगा, तो सभी के सभी आएंगे। लेकिन ये आपको नाम जो है सेन वॉटसन नहीं आएंगे, सिर्फ वॉटसन आएंगे। तो ये सारे के सारे नाम हैं, वो कहाँ पर देखने मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। लेकिन मैंने तो आपको बता रखा है कि हमको चैप्टर से मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है डिफरेंस से। तो जहाँ पर भी एनसीईआरटी में डिफरेंस दे रखे 38 के 38 चैप्टर में, तो वो सारे के सारे डिफरेंस आपको यहीं पर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि डीएनए से आरएनए भाई साहब का बनना। ठीक है, तो पहले तो बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलेगा कहाँ पर। तो साइट है यूकेरियोट्स में। देखो, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाने के लिए डीएनए के पास जाना पड़ेगा। तो यूकेरियोटिक जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए। तो अगर आरएनए डीएनए से आरएनए बनाना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, हमको न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। तो ये जो साइट है वो कहाँ पर होगी, न्यूक्लियस में। यूकेरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कहाँ पर चलेगी, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। और एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पर, तो एंजाइम यूज होगा यहाँ पर। जैसे डीएनए बनाने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो वैसे यहाँ पर आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जैसे आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं। आरएनए होते हैं 3 टाइप के, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, ऐसे। तो अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए यूकेरियोट्स में क्या होता है, अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होते हैं, अलग अलग। तो आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो आरएनए पॉलीमरेज भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किन में, सिर्फ यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो तीनों की तीनों आरएनए वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज है, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो क्या बनाता है, आरआरएनए।
लेकिन RRNA भी कौन कौन से, 5.8, 18S और 28S। इन RRNA का निर्माण कौन करता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। और RNA पॉलीमरेज जो सेकंड वो क्या करता है, HNRNA। HNRNA बनाता है और HNRNA चल के आगे क्या बनाता है, mRNA, मैसेंजर RNA। ठीक है, HNRNA की फुल फॉर्म होती है हेट्रोन्यूक्लियर RNA। HNRNA क्या है, mRNA क्या है, उसके लिए वही रटा रटा डायलॉग जो बार बार मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, कौन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जो तीसरे वाला RNA वो क्या बनाता है, tRNA बनाता है एक, तो साथ में बनाता है 5S rRNA और एक SN RNA। देखो ध्यान देना है यहाँ पर, ये 5S rRNA, 5S rRNA 55 नहीं है ये, और ये नीचे वाला SN RNA, स्मॉल न्यूक्लियर rRNA। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स की बात हुई। अब अगर मान लो कि आपसे क्वेश्चन एक ऐसे सिंपल सा पूछ लिए कि जो टोटल RRNA उनका निर्माण कितने RNA पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है, ये टोटल जो RRNA उसका निर्माण कितने RNA पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। देखो RRNA का निर्माण एक तो ये कर रहा है और साथ में यहाँ पर भी तो हो रहा है, तो RRNA का निर्माण कुल मिलाकर कैसे कि 2 RNA पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है, फर्स्ट और थर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में साइट क्या रहेगी, RNA बनाना है कहाँ से, DNA से। तो DNA कहाँ पर बिखरा हुआ है, साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, तो DNA साइटोप्लाज्म, तो RNA भी कहाँ पर बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में चलेगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। और जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम वही RNA पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ RNA पॉलीमरेज कितना होता है, एक ही, वही तो RNA का निर्माण करेगा, वही क्या करेगा, tRNA का निर्माण, और वही करेगा mRNA का निर्माण। लेकिन ये R फार क्या है, देखो मैं अभी आपको समझा दूं कि RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA मतलब इसको निर्माण, इसके निर्माण में के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइबोसोम की, या ऐसे बोले कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। और mRNA की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर RNA, और tRNA की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर RNA। ये तीनों की तीनों जो RNA है वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा तीसरा डिफरेंस। अब जो पांचवा डिफरेंस है, वो है टाइप्स ऑफ जीन, जीन का प्रकार, जीन का प्रकार, टाइप्स ऑफ जीन। और जीन का प्रकार मैं आपको समझना चाहूंगा, तो आप पहले तो बहुत ही क्या, इसको ध्यान से सुने। ध्यान से क्यों सुने, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा टाइप्स ऑफ जीन का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जीन क्या होता है। जीन बड़ा ही क्यूट सा नाम लग रहा है, जीन। तो जीन क्या होता है, ये मान लो कि डीएनए, डीएनए, तो डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। लेकिन जो पूरा का पूरा जो डीएनए, उस पर आरएनए बनाने की सूचना नहीं होती। मान लो कि डीएनए के इस भाग पर क्या है, आरएनए बनाने की सूचना है या प्रोटीन बनाने की सूचना है। तो जिस भाग पर प्रोटीन या आरएनए बनाने की सूचना होगी डीएनए के, उस भाग को बोला जाता है जीन। वैसे तो जीन की जो डेफिनेशन बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन, लेकिन इस लेवल पर मैं आपको इतना समझाना चाहूंगा कि जीन किसको बोलते हैं, डीएनए का वो पार्ट जिसमें प्रोटीन संश्लेषण क्या होती है, सूचना। अब ये जीन की डेफिनेशन टिपिकल क्यों बताई, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहां पर आपको 2-3 डेफिनेशन बताई जाएगी, लेकिन आखिर में आकर के एनसीईआरटी के पेज के नीचे नीचे से लिख रखा है कि जीन को जीन को परिभाषित करना क्या है, मुश्किल। तो फिर आखिर में आप क्या मानोगे, मानना कुछ नहीं, ऐसे मानना कि कुछ ना कुछ तो है जीन, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद ने क्या दे दिया, जवाब दे दिया, तो हमको तो एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने क्या होती है, सूचना। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में किस बात का अंतर होता है जीन में, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो कि मान लो कि आपने क्या दी, एग्जाम दी, बोर्ड की एग्जाम दी आपने, 11th बोर्ड की एग्जाम दी,
लगेगी नहीं वैसे, लेकिन आपने 11th बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी। तो आपकी जो कॉपी थी उसमें पेज थे ऐसे करके 8 पेज थे आपकी कॉपी में। आपको क्या करना था, पेपर लिखना था। तो आपने क्या किया कि पहले पेज में लिखा आपने, तीसरे पेज में लिखा, पांचवें पेज में लिखा, सातवें पेज में लिखा और आठवें पेज में आपने ऐसे लिखा। ठीक है, तो आपने ऐसे कॉपी में क्या किया, पेज छोड़ छोड़ करके क्या किया, आपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर ऐसे दिए। अब मान लो कि जब इसकी फोटोकॉपी की जाए, आपकी जो कॉपी है ना, ये तो या आपकी कॉपी जिसमें आपने लिखा है कॉपी फर्स्ट, अगर आपको मान लो कि इसकी फोटोकॉपी निकालनी पड़े, फोटोकॉपी निकालनी पड़े, तो फोटोकॉपी में भी तो कैसा आएगा, दूसरा पेज खाली आएगा, तीसरा पेज भरा हुआ आएगा, चौथा पेज खाली आएगा, पांचवा पेज भरा होगा, छठा पेज खाली, सातवां पेज भरा हुआ और आठवां पेज भी भरा हुआ। तो ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, मतलब जैसी कॉपी आपकी है तो वैसे तो उसकी क्या होगी, जीरोक्स निकलेगी, फोटोकॉपी निकलेगी। तो ऐसे देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बीच में बोर्ड की एग्जाम कहाँ पर आ गई, तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो यूकेरियोट्स का जीन होता है, मान लो कि जीन है, इसमें किसकी सूचना है, आरएनए बनाने की सूचना है या प्रोटीन बनाने की सूचना है। लेकिन ये जो प्रोटीन बनाने की सूचना है, मान लो कि ये जो इसको हमने क्या किया, डीएनए को सीधा किया, ये डीएनए, अगर हमको इसका आरएनए बनाना पड़े, अगर आरएनए बना, मान लो कि ये क्या है आरएनए और ये क्या है डीएनए, अगर इसकी एग्जैक्ट फोटो कॉपी हो तो ऐसा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है यूकेरियोट के डीएनए में दिक्कत ऐसे कि कुछ डीएनए तो ऐसा होता है या कुछ जीन ऐसा होता है जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उस भाग को तो क्या बोला था, एक्सोन। लेकिन फिर आगे चल करके इस क्या किया जाता है, इंट्रोन, जिसमें आरएनए बनाने की सूचना नहीं होती या फिर प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं होती। और फिर आएगा क्या, एक्सोन, जिसमें आरएनए बनाने की सूचना होगी, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन। मतलब ये जो जीन है ना यूकेरियोट्स का, उसमें एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन, मतलब जो प्रोटीन बनने की सूचना है वो टुकड़ों में बटी हुई है कि नहीं। तो टुकड़ों में बटी हुई, तो ऐसे जीन को क्या बोला जाएगा, स्प्लिट जीन। क्या बोला जाएगा इसको, स्प्लिट जीन। स्प्लिट का मतलब क्या था, काटना, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या था, काटना। तो ऐसे जीन को क्या बोला जाएगा, स्प्लिट जीन। मतलब ऐसा जीन जिसमें जो प्रोटीन बनने की सूचना है वो टुकड़ों में बटी हुई है। तो अगर मान लो कि अगर इससे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बना ना, तो अगर इसका आरएनए बनेगा तो वो भी तो ऐसा ही बनेगा ना, एक्सोन वाला इंट्रोन वाला एक्सोन वाला इंट्रोन वाला एक्सोन वाला इंट्रोन वाला। ठीक है, तो जैसा डीएनए होगा वैसा तो आरएनए बनेगा। लेकिन हमको तो जो आरएनए चाहिए वो कैसा चाहिए, हमको तो ऐसा आरएनए चाहिए जिसमें सिर्फ एक्सोन वाला पार्ट हो या जिसमें सिर्फ प्रोटीन बनाने की सूचना हो। तो एक प्रोटीन बनाने की सूचना वाला पार्ट कौन सा, एक्सोन है सॉरी, एक्सोन वाला पार्ट है। ये जो इंट्रोन वाला पार्ट है वो तो क्या है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इस पे प्रोटीन बनाने की सूचना है ही नहीं। ठीक है, तो जब आरएनए बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन। लेकिन आरएनए बनने के बाद में हमको इंट्रोन वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, है कि नहीं, हटाना पड़ेगा ना। तो जो यूकेरियोट्स है उसमें जीन तो कैसा पाया जाता है, स्प्लिट जीन, और उसमें एक्सोन भी होते हैं, इंट्रोन भी होते हैं। इतने तो भाई बात क्लियर है। लेकिन हमको अगर प्रोटीन बनानी है तो इस आरएनए को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोन को हटाना पड़ेगा। तो जो इंट्रोन को हटाने की प्रोसेस होती है ना, इंट्रोन को हटाया जाता है और एक्सोन को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। क्या बोला जाता है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। तो समझ में आया होगा, क्योंकि जो यूकेरियोट्स उसमें जीन कैसा पाया जाता है, स्प्लिट जीन। ठीक है, स्प्लिट जीन पाया जाता है। और मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं कि यहाँ पर जो पहले आरएनए बनेगा उसको बोला जाता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए, ये जो आरएनए बना जिसमें एक्सोन भी है इंट्रोन भी एक्सोन भी इंट्रोन भी, उसको तो बोला जाता है एचएनआरएनए। लेकिन जो बाद में आरएनए बनता है सॉरी, बाद में जो आरएनए बनेगा जिसमें सिर्फ क्या है,
एक्सोन है, उसको क्या बोला जाता है, mRNA। तो mRNA में सिर्फ कौन सा पार्ट होता है, एक्सोन वाला, और hnRNA में क्या होता है, इंट्रोन भी होता है, एक्सोन भी होता है, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई hnRNA mRNA का मतलब क्या है, स्प्लिट जीन का मतलब क्या है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है। तो जो यूकेरियोट्स है उसमें hnRNA बनता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोकैरियोट्स की बात करें, जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उनमें स्प्लिट जीन जो है वो नहीं होता। मतलब उनका जो जीन है उसमें लगातार प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। लगातार क्या होती है उनमें, एक्सोन, इंट्रोन, सॉरी, लगातार क्या होती है उसमें, एक्सोन 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 एक्सोन, ऐसे एक्सोन 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 एक्सोन, इंट्रोन नहीं होते। मतलब जो जीन है वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। अब टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है तो उसमें सिर्फ क्या होंगे, एक्सोन होंगे, इंट्रोन इंट्रोन नहीं होंगे। और अगर इंट्रोन ही नहीं है तो स्प्लाइसिंग करने की भी कोई हमको आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग नहीं होगी, और डायरेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, mRNA। hnRNA नहीं बनता है, नहीं बनता है hnRNA, समझे कि नहीं। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, टाइप्स ऑफ जीन वाले कि जो यूकेरियोट्स है उनमें जो जीन का प्रकार है, जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना है। मतलब जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना है। लेकिन जो इनका जो जीन है वो कैसा होता है, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये टुकड़ों में बटा हुआ है। मतलब ये तो वो पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना है, ये तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये क्या, इंट्रोन, जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। फिर ये क्या, एक्सोन, ये प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन, ये क्या, इंट्रोन, तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा है इनमें। तो इनमें एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है। लेकिन हमको तो कौन सा चाहिए, सिर्फ हमको तो सिर्फ कौन सा वाला चाहिए, एक्सोन वाला चाहिए, एक्सोन वाला चाहिए, एक्सोन एक्सोन, ठीक है। तो ये तो क्या है, डीएनए। तो इससे जो आरएनए बनेगा वो भी तो इसी के जैसा बनेगा। पहले शुरू में जो आरएनए बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, जिसमें एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, एक्सोन। तो जो पहले आरएनए बनेगा उसको बोलेंगे एचएनआरएनए। लेकिन हमको एचएनआरएनए चाहिए, हमको ऐसा आरएनए चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, एक्सोन। तो स्प्लिट जीन समझ में आया, एक्सोन इंट्रोन समझ में आ गया। तो हमको ये एचएनआरएनए क्या, ये भी समझ में आ गया। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंट्रोन वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है, जिसमें इंट्रोन को तो हटा दिया जाएगा और एक्सोन को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो ये किसकी बात होगी, यूकेरियोट्स की। और प्रोकैरियोट में बात करें तो इनमें स्प्लिट जीन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट क्या होता है, ऐसा जीन होता है जिसमें एक्सोन होता है, एक्सोन होता है, एक्सोन होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोटीन बनाने की सूचना है। तो अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, एक्सोन होगा, इंट्रोन नहीं होगा। और इंट्रोन ही नहीं है तो स्प्लाइसिंग की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो डायरेक्ट बनेगा क्या, एमआरएनए, एचएनआरएनए नहीं बनेगा। समझ में आया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, तो मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूँ। वो लाइन क्या है, देखो कि देखो कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो एडवांस टाइप की सेल है, और प्रोकैरियोटिक क्या है, उससे कम विकसित प्रकार की सेल है। तो ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें सभी के सभी कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे एडवांस होंगे, है कि नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, कम एडवांस है, और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ज्यादा एडवांस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूकैरियोटिक में जो कैरेक्टर आ गए वो सारे के सारे क्या होंगे, एडवांस, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कैसा नहीं है, तो देखो क्या लिख रखा है फिर एनसीईआरटी में, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया एडवांस टाइप का कैरेक्टर
कैरेक्टर नहीं है बल्कि यह प्राइमिटिव कैरेक्टर है। आया कि नहीं समझ में कि ये जो प्रक्रिया है ना इसमें इसमें इनों इस स्प्लाइसिंग की, ये कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। ये तो क्या एक डिसएडवांटेज है किनका, यूकैरियोटिक का, क्योंकि ये तो फालतू की देखो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। इसलिए आप ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको 12th क्लास में देखने को मिलेगी, आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आप क्या करो, टाइप्स ऑफ जीन मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं साइड में हट रहा हूँ, इसको पॉज करो और इसको नोट करो। तो देखो एक स्टूडेंट है कि वो मेरे को बोल रहे थे कि साइड में हट जाते हो, फिर लिखने नहीं देते हो, तब तक तो बोर्ड को मिटा देते हो। तो देखो मैं आपको समझाऊं कि ऐसा आपका फोन होता है ना, तो ये आप मान लो कि यूट्यूब आपका चल रहा है, मैं ये हूं मैं ऐसा हूं क्या, ठीक है, ऐसा ही मैं चल रहा हूं। तो बीच में यूट्यूब में एक ऐसा साइन आता है, तो आप उसको क्या करो, ऐसे पोज करो। तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो कि ये स्क्रीन आपके सामने है, तो आपने इसको रोका, जब तक आपको लिखना है तब तक आपको इसको रोक के रखो, और आप जब इसको लिख लो तब वापस उसको आपको क्या कर दो, ऑन कर दो। तो आपको सभी की सभी बातें समझानी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो सारी की सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। तो मैं तो आपको बेसिक पढ़ाना चाहता, तो आपको इंटरेस्ट के लिए तो वो पढ़ा देता, मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा देता, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा देता। लेकिन उसका मतलब क्या रहता, क्योंकि आप वो पता मेरे को भी है और आपको भी है कि जो बेसिक है, बेसिक तो यही है। आगे चल करके आगे चैप्टर में हमको जो इंटरेस्ट डेवलप ऐसे तो होता है। तो मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया कि सेल का नाम आया, कहीं पर राइबोसोम का नाम आया, तो मैंने बता दिया कि राइबोसोम वहाँ पर तो 11th क्लास में आएगा, तो 11th क्लास का जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आ जाएगा वो। तो वहाँ पर फिर मज़ा नहीं आता। तो हम सारी की सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से हटता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये मत लिखना। तो देखो बोर्ड मिटने के बाद में तो 4 डिफरेंस हो गए। अब जो 5 और डिफरेंस है वही सेंट्रल डॉगमा वाला लास्ट पॉइंट। कौन सा लास्ट पॉइंट क्या आएगा, ट्रांसलेशन हिंदी में बोलो तो क्या, अनुवादन। अनुवादन क्या होता है, अनुवादन का मतलब आरएनए से किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। देखो क्या होगा यूकैरियोट्स में, ये सेल है, सेल में क्या, ये नन्ना सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या बना था, न्यूक्लियस में बना आरएनए। अब ये आरएनए आ जाता है कहाँ, बाहर। ये क्या है, आरएनए जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये नन्ना सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, आरएनए। ये आ जाता है बाहर, लेकिन ऐसे नहीं कि ये न्यूक्लियस से जंप मार करके बाहर आ जाता है, तोड़ करके बाहर आ जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस में जगह 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 पर क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, तो इन छिद्र के माध्यम से आरएनए बाहर आता है, ठीक है। तो ये आरएनए आ गया बाहर। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम, नाम तो सुना ही होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम इसको पकड़ेंगे आरएनए को, और पकड़ कर क्या बनाएंगे इससे प्रोटीन। तो देखो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस कहाँ पर चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो यूकैरियोट में भी ये काम कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोट में भी कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइट लिख देता हूं मैं, साइटोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद देखो एक छोटी सी लाइन है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये क्या है? कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन नाम तो थोड़ा बहुत ही क्यूट सा है, लेकिन फिनोमिना बहुत ही तगड़ा ही। कपलिंग रिएक्शन का मतलब देखो, कपल 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 तो सुना है ना नाम, जोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो इसका रिलेशन है वो जोड़े से, लेकिन ये जोड़ा वो नहीं है, वो पति पत्नी वाला। ये जोड़ा दूसरा है। ये किसका जोड़ा है? देखो ये जोड़ा है, ये तो है सेल यूकेरियोट की, और ये प्रोकैरियोट की। यहाँ पर जो डीएनए वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, और यहाँ पर जो डीएनए वो न्यूक्लियस में कैद है। ठीक है, तो कपलिंग प्रोसेस का मतलब है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन चले साथ साथ। ट्रांसलेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन चलेंगे साथ साथ, तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? कपलिंग रिएक्शन या कपलिंग प्रोसेस। कपलिंग प्रोसेस। तो देखो हम ये देखते हैं कि क्या यूकेरियोट्स में कपलिंग प्रोसेस हो सकती है क्या? तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलता है? वो यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में चलता है। और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पर? वो चलती है साइटोप्लाज्म में। या ऐसे समझो आप कि पहले तो आरएनए पूरा का पूरा बनेगा, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरी पूरी पहले कहाँ पर चलेगी? वो चलेगी न्यूक्लियस में। उसके बाद में जो आरएनए है वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से निकल करके आएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ये देखो आरएनए, पहले तो यहाँ पर बना आरएनए ये, और उसके बाद में निकल करके यहाँ कहाँ पर आ गया? साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है कि आधा आरएनए बना तो आधे को बाहर भेज दिया गया कि तू बाहर चला जा, फिर क्या ट्रांसलेशन चला ले, फिर मैं आधे को और भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा आरएनए बनेगा। पूरा बनने के बाद में फिर वो आरएनए आएगा कहाँ पर? बाहर, और फिर उसको पकड़ करके क्या बनाया जाएगा? प्रोटीन बनाई जाएगी। तो यहां पर देखो यूकेरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन यहां पर देखो सारा का सारा काम जो है खुल्लम खुल्ला हो रहा है। साइटोप्लाज्म में डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी कहां पर चल रही है? साइटोप्लाज्म में चल रही है। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कहां पर चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है, तो इधर से आरएनए बन रहा है, और इधर से राइबोसोम ने आरएनए को पकड़ करके क्या कर दिया? प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। नहीं समझे क्या? कि आरएनए बन रहा है इधर से, एक तरफ से तो आरएनए बनता जा रहा है, और दूसरी तरफ से उसको किसने पकड़ लिया करके? राइबोसोम ने पकड़ लिया, और राइबोसोम ने पकड़ करके दूसरी तरफ से क्या निकालना शुरू कर दिया? ये प्रोटीन से निकालना शुरू कर दिया। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो यूकेरियोट्स है उनमें तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, इस कारण उनमें जो कपलिंग रिएक्शन है वो नहीं होगी। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उनमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक ही जगह पर चलते हैं, इस कारण उनमें जो है कपलिंग रिएक्शन हो सकती है। लेकिन कपलिंग रिएक्शन के कारण एक नहीं, कपलिंग रिएक्शन के कारण है दो। एक कारण तो मैंने आपको समझा दिया, क्या? कि इनमें जो दोनों प्रोसेस है, यूकेरियोट्स में दोनों प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो दोनों अलग अलग चैम्बर में चलती है, अलग अलग कोष्ठों में चलती है। कि ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ पर चलती है? न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ पर चलता है? साइटोप्लाज्म, अलग अलग चैम्बर में चलती है। तो एक कारण तो ये हुआ कि दोनों की दोनों एक साथ नहीं चल सकती। दूसरा कारण देखो, आपकी आंखों के सामने ये वो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा कारण देखो क्या है कि मान लो कि ऐसे, मान लिया हमने, होगा नहीं ऐसे, लेकिन वैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मान लो कि एक ही जगह पर चले यूकेरियोट्स में। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको मान करके चलना है ऐसा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पर हो,
तो क्या कपलिंग रिएक्शन हो सकती है क्या? तो इसका फिर भी आंसर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो यूकेरियोट्स है उनमें पहले बनता क्या है? HNRNA। HNRNA बनता है और फिर HNRNA की क्या की जाती है? स्प्लाइसिंग, और इस स्प्लाइसिंग से बनता है क्या? फिर mRNA। तो पहले HNRNA बनता है और फिर उससे बनाया जाएगा क्या? mRNA, और mRNA से बनेगी क्या? प्रोटीन। तो जब तक HNRNA को काट करके mRNA में चेंज नहीं किया जाएगा तब तक तो प्रोटीन बन ही नहीं सकती। प्रोटीन तो इसके बाद में बनेगी, तो एक कारण ये भी है इनमें कि HNRNA बनता है, इस कारण उससे उसको पकड़ कर क्या नहीं बनाई जा सकती? प्रोटीन। लेकिन इधर देखो, इधर तो डायरेक्ट क्या बनता है? mRNA बनता है, तो mRNA को पकड़ करके क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। तो कपलिंग रिएक्शन होने और ना होने के कितने कारण है? दो। पहला कारण तो क्या कि यहाँ पर जो प्रोसेस है दोनों की दोनों वो अलग अलग चेंबर में चलेगी, एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, पहले क्या बनता है? HNRNA। तो जब तक mRNA नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन भी नहीं बन सकती, इस कारण दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं चलेगी। यहाँ पर पहली बात तो दोनों की दोनों प्रोसेस एक ही जगह पर चलती है, और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर HNRNA नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनता है? mRNA, और mRNA को पकड़ कर क्या डायरेक्ट क्या बनाई जा सकती है? प्रोटीन। इस कारण यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन चलेगी और यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन नहीं चलेगी। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, और पहले की जैसे आपको जो ऑडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो भी थोड़ी अच्छी लग रही होगी, और जो वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं वीडियो को, उनको तो कंटेंट समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कि 7 लेक्चर हमने किस बात में लगा दिए। ठीक है, कि जिन्होंने देखो मान लो कि कुछ बच्चे हो ना जो रिपीटर बच्चे हैं, कि जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की हो नीट की, तो उनको तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कि बीच में ये कपलिंग रिएक्शन कहाँ से आ गई। ये आपको कहीं कहीं पर देखने मिलेगी सिर्फ कि ये कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर सेल बायोलॉजी में कहाँ पर आ गई, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर आ गया। कि जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं और क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भरोसा रख के आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और जो सारी पहले बता रहा हूँ जितने भी अंतर है, देखो ये तो अभी तो 5वां अंतर ही चल रहा है। मैंने बताया था ना आपको 19-20 अंतर में आपको यहीं पर करवाऊंगा, जितने भी अंतर आपको 38 के 38 चैप्टर में वो सारे के सारे यहीं पर करवाए जाएंगे। और आपको तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो है सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवा जाएगा, और एक आप नोट भी लिख सकते हो आपकी कॉपी में कि ये जो चैनल है वो आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया। समझे ना बात को? अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है, लेक्चर के बीच में आप बोर हो रहे हो, तो चैनल और भी है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट करवाया जाता है, गिटार बजा करके आपको सुनाया जाता है, गाने सुनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर के बीच में आप बोलो कमेंट करके कि सर आज तो बहुत बोर हो रहा हूँ, गाना सुना दो आप, कि ये गाना मैं सुनाऊँ, कि 50 गाने फिर मैं सुनाऊँगा आपको। तो ऐसे नहीं होगा यहाँ पर। तो एंटरटेनमेंट के लिए अब बहुत से रिसोर्सेज है, जैसे कि कुछ चैनल है जैसे मान लो कि हमारा जो ये आपको 30-35 मिनट की वीडियो मिली होगी, तो उसमें मैंने ज़्यादा करके 1-2 मिनट में आपसे बात की होगी, उसके बाद में पूरे टाइम आपको पढ़ाया। लेकिन जैसे कि मैं आ गया, पहले तो 10 मिनट तो आपको क्या कर रहा हूँ कि हमारी ये वीडियो तो फ्री है, लेकिन अगर आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन वो लोगे तो वहाँ पर ऐसे जाओगे वो जाओगे तो आपको ये से ब्लैक आपको टी शर्ट मिलेगी, वहाँ पर ऐसे ऐड लिखा हुआ होगा। तो आपके 7-8 मिनट तो जब लेक्चर स्टार्ट होगा ना वहीं पर खराब कर दी जाएगी, और जब खत्म होगा 5 मिनट वो खराब होगी। तो आपका जो 1 घंटे का लेक्चर है उसमें 20 मिनट तो आपकी ऐसे चलेगी, और बीच बीच में भी आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। समझे ना? तो ऐसे करा के तो वो काम यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आपको सिर्फ दिया जाता है कंटेंट, ओनली कंटेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पसंद तो आई होगी, लाइक क्यों नहीं करोगे? ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
वेरी मच।